दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख प्रोटेस्टिंग फार्मर्स वांट एमएसपी लॉ, हाउ वुड सच अ गारंटी वर्क के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। गांधी जी ने कहा था, भूखे को भगवान केवल रोटी के रूप में ही दिखाई दे सकते हैं। ये कथन भारत पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जहां की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। लेकिन फिर भी भुखमरी सूचकांक में वह देश 125 देशों में 111वें पायदान पर खड़ा है। ऐसे में कृषि, उससे जुड़ी समस्या और किसानों की लंबित मांग पर विचार करने की जरूरत भी बन ही जाती है। यह जरूरत तब और बढ़ जाती है जब हाल ही में कृषक और कृषि सुधार से जुड़े दो बड़ी शख्सियत, किसान नेता चौधरी चरण सिंह और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया हो, जबकि किसान अपनी मांगों को लेकर राजधानी की सड़कों पर खड़े हों। इन परिस्थितियों में बहुत से सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर वर्तमान समय में किसानों की मांग क्या है? वे सड़कों पर आखिर क्यों हैं? उस देश में कृषि की दुर्दशा क्यों बनी हुई है जहां की एक बड़ी आबादी कृषि पर ही निर्भर है? इन सब से इतर आखिर यह एमएसपी क्या है, जिसे लेकर सरकार और किसानों के बीच अक्सर विवाद बना रहता है? इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? कृषि पर स्वामीनाथन समिति के सुझाव क्या है? कृषि सुधार को लेकर सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आगे की राह क्या हो सकती है? आज की चर्चा में हम इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत में कृषि की समस्या क्या है। भारत में कृषि समस्या को इस बात से बेहतर समझा जा सकता है कि कई सर्वे बताते हैं कि 50% से भी अधिक किसान अपने बच्चों से किसानी नहीं करवाना चाहते। वहीं एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों की बातें तो भारत में प्रतिदिन लगभग 154 किसान और दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में कृषि की दुर्दशा क्या है। देखा जाए तो भारत में कृषि की सबसे बड़ी समस्या है छोटे जोत। भारत में 86% से अधिक किसान छोटे सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि भारत में लघु व सीमांत किसान 86% है, लेकिन उनके अधिकार में 50% से भी कम भूमि है। इस खंडित भूमि के कारण मशीनीकरण और आधुनिक कृषि पद्धतियों को कुशलतापूर्वक लागू करना कठिन हो जाता है। इससे भारतीय कृषि क्षेत्र पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर रहने के लिए विवश है। दूसरी समस्या है किसानों के पास निवेश के लिए पूंजी का अभाव। कई बार किसानों के पास इतनी भी पूंजी नहीं होती कि वे बीज, खाद, सिंचाई जैसी बुनियादी चीजों का भी प्रबंध कर सकें। संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच के अभाव में कई बार उन्हें महाजनों से ऋण लेना पड़ता है। यह ऋण उन्हें ऐसे ऋण जाल में फंसा देती है कि वे या तो जमीन से हाथ धो बैठते हैं या जीवन भर के लिए बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। किसानों की आत्महत्या का यह एक बड़ा कारण है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 40% किसान संस्थागत स्रोतों से औपचारिक ऋण तक नहीं पहुंच पाते। वहीं केवल लगभग 6% किसानों के पास ही फसल बीमा कवरेज है। कृषि की अन्य समस्या है भारत में अधिकांश हिस्सों में सिंचाई सुविधाओं की कमी। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 47% हिस्सा ही सिंचाई सुविधाओं से युक्त है। अधिकांश किसान अभी भी सिंचाई के अकुशल और पारंपरिक तरीकों जैसे वर्षा पर निर्भर हैं। आंकड़ों की माने तो भारत का लगभग 60% शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्षा आधारित है। हालांकि सिंचाई जाल बड़ा है। जहां वर्ष 1951 में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 22.6 मिलियन हेक्टेयर था, वो अब लगभग 684 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। लेकिन यह भी कम है। भारत में सरकारें, चाहे वे संघ हो या राज्य, दोनों कृषि अनुसंधान पर निवेश नहीं करते हैं। भारत में कृषि की दुर्दशा का यह भी एक प्रमुख कारण है। जैसे कि वर्ष 2023-24 में कृषि और किसान कल्याण पर भारत सरकार का अनुमानित व्यय 1.25 लाख करोड़ रुपए है। इसमें उर्वरकों के लिए अतिरिक्त 1.75 लाख करोड़ रुपए और खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन,
मत्स्य पालन आदि पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन भी किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन विभाग को अधिक धनराशि आवंटित की गई है, जो सिंचाई और कृषि क्षेत्र से भी जुड़ा है। देखा जाए तो यह राशि केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और कई सामाजिक विकास क्षेत्रों पर खर्च की गई राशि से अधिक है, लेकिन इसमें कृषि अनुसंधान का बजट शामिल नहीं है। राज्य सरकार भी इस पर खर्च नहीं करती। यही कारण है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। हालांकि यह उत्पादन बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर हम काफी पीछे हैं। जैसे कि भारत में चावल की प्रति किलोग्राम उपज 1950-51 में 688 थी, जो वर्ष 2021-22 से बढ़कर 2,809 हो गई। लेकिन दुनिया की औसत उपज आज भी इससे लगभग दोगुनी है। इस कम उपज का एक कारण ये भी है कि भारतीय किसान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर अत्यधिक निर्भर हैं। देखा जाए तो सरकार उर्वरक सब्सिडी पर प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करती है, जो प्रति किसान लगभग 7,000 रुपए है। इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक क्षति हुई है, वही मिट्टी की उत्पादकता भी प्रभावित हुई है। इन सबसे इतर एक प्रमुख समस्या है कृषि विपणन की भारतीय प्रणाली का अनेक दोषों से ग्रस्त होना और बाजार का मांग आपूर्ति सिद्धांत पर कार्य करना, जबकि कृषि उत्पादों का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। यही कारण है कि भारतीय किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उन्हें अपने सामान बेचने की जल्दी होती है ताकि वो खराब ना हो जाए। ऐसे में किसान मूल्य निर्माता नहीं बन पाते। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अशोक दलबई समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार एक किसान को उस कीमत का केवल 15% से 40% ही मिलता है जिस पर वह वस्तु अंततः उपभोक्ता को बेची जाती है। ऐसा उत्पादकों यानी किसानों और उपभोक्ताओं के बीच लंबी मूल्य श्रृंखला के कारण होता है। इस श्रृंखला में कई मध्यस्थ शामिल हैं, जैसे थोक व्यापारी, बिचौलिए, कमीशन एजेंट, खुदरा विक्रेता आदि। वहीं पूरे भारत में विनियमित बाजारों के घनत्व में भी काफी भिन्नता है। उदाहरण के लिए जहां पंजाब में प्रति 118 वर्ग किलोमीटर पर एक विनियमित बाजार है, वहीं मेघालय में यह प्रति 11,214 वर्ग किलोमीटर पर उपलब्ध है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद बाजार समिति के कमीशन और कर में भी काफी भिन्नता है। राज्य सरकारों द्वारा एकत्र की जाने वाली बाजार फीस उपज के बिक्री मूल्य के 0.50% से 2.0% के बीच होती है। कमीशन शुल्क भी खाद्यान्न में 1% से 2.5% और फलों और सब्जियों में 4% से 8% तक होता है। कुछ राज्यों में ऐसे सभी करों की कुल राशि लगभग 15% तक है, जो बहुत ही ज्यादा है। उचित भंडारण सुविधाओं का अभाव भी किसानों को मजबूर करता है कि वे अपनी फसल तत्काल बेचें, जिस कारण उन्हें कम कीमत पर ही समझौता करना होता है। आंकड़ों के अनुसार एपीएमसी में उचित गोदामों, कोल्ड स्टोरेज की कमी आदि के कारण लगभग 30% उपज बर्बाद हो जाती है। इन सबको देखते हुए ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। हालांकि इस मूल्य पर खरीद केवल एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इसका फायदा किसानों के एक बहुत ही छोटे तबके को मिल पाता है, वो भी केवल कुछ ही क्षेत्रों के, और चावल, गेहूं जैसे कुछ ही फसलों पर। 2022-23 के खरीफ विपणन मौसम में अकेले पंजाब में एफसीआई ने 122.01 लाख मीट्रिक टन या 21.42% चावल खरीदा। पिछले 10 वर्षों यानी 2013-14 से 2022-23 में पंजाब ने देश में एफसीआई के चावल खरीद कार्यों में सबसे अधिक योगदान दिया। इसके साथ ही चावल एफसीआई द्वारा खरीदा जाने वाला सबसे बड़ा खरीफ अनाज भी है, यानी इस खरीद का लाभ सब तक नहीं पहुंच पाता। देश में कृषि की समस्या जानने के बाद चलिए जानते हैं किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के पीछे की मंशा क्या है या उनकी मांग क्या है। किसानों की सबसे महत्वपूर्ण मांग है सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की कानूनी गारंटी। उनकी दूसरी प्रमुख मांग कृषि पर एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू कर पाना। अन्य मांगों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन, भारत के विश्व व्यापार संगठन या WTO के बाहर आ जाने की पेशकश आदि शामिल है। किसान 60 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक किसान के लिए
पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। उनकी मांगों में नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना का प्रावधान करने तथा बीज की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का भी प्रस्ताव दिया गया है। किसान जल, जंगल और जमीन पर मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित करने की भी मांग कर रहे हैं। इन मांगों को जानने के बाद अब जानते हैं आखिर एमएसपी क्या है और स्वामीनाथन समिति ने इस पर क्या राय दी थी। एमएसपी का अर्थ है न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है। वर्तमान में 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य या एफआरपी तय की जाती है। इन अनिवार्य फसलों में खरीफ की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग या सीएसीपी द्वारा की जाती है, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जबकि केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति या सीसीईए एमएसपी के स्तर को सीएसीपी द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। इसकी सिफारिशों के लिए सीएसीपी द्वारा कई कारकों पर विचार किया जाता है। इसके लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति, घरेलू और वैश्विक बाजार, मूल्य रुझान, अन्य फसलों की तुलना में समानता, मुद्रास्फीति, पर्यावरण और व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखा जाता है। सीएसीपी प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है। पहला है A2। इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराए पर लिया गया श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नकद और वस्तु के रूप में सीधे तौर पर किए गए सभी भुगतान शामिल होते हैं। दूसरा है A2+FL। इसमें A2 के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है। और तीसरा है C2। ये एक अधिक व्यापक लागत है। इसमें A2+FL के शीर्ष पर स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजी संपत्तियों पर छोड़े गए किराए और ब्याज को भी शामिल किया जाता है। सीएसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एमएसपी उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कम 50% अधिक तक बढ़ाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्होंने एमएसपी को C2+50% करने का सुझाव दिया है, जबकि सीएसीपी केवल A2+FL लागत पर एमएसपी की गणना करता है। इतना जानने के बाद चलिए जानते हैं कि आखिर सरकार इन मांगों को मानने से क्यों कतरा रही है। सबसे पहली समस्या तो ये है, अगर सभी फसलों पर एमएसपी का निर्धारण कर भी दिया गया तो भी किसान केवल वही फसल उपजाने के लिए प्रोत्साहित होंगे जिसकी खरीदारी सरकार द्वारा की जाती है। इससे किसानों के उत्पादन निर्णय विकृत होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ फसलों की अधिक आपूर्ति होगी और कुछ की आपूर्ति कम होने लगेगी। दूसरा कारण ये है, कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि किसानों को कीमत की गारंटी नहीं देनी चाहिए, बल्कि आय की गारंटी देनी चाहिए। यही कारण है कि सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत किसानों को एक साल में 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाजार प्रणाली विकृत नहीं होती, तो वहीं कृषि मौसम से पहले उनके खाते में राशि आ जाती है, जिसे वे कृषि पर व्यय कर देते हैं। इससे उनकी आय में इजाफा होता है। एक समस्या यह भी है कि सरकार अगर सभी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करेगी तो फिर उस पर इन फसलों की खरीद का भी दबाव बढ़ेगा, जो कि अनुचित कदम है। इससे सरकार को विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। भारत से ही विभिन्न प्रकार की कृषि सब्सिडी को लेकर डब्ल्यूटीओ में सवालों के घेरे में है। डब्ल्यूटीओ से निकलकर भारत वैश्विक बाजार तक अपनी सुगम पहुंच नहीं सुनिश्चित कर सकता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सरकार डब्ल्यूटीओ से नहीं निकल सकती। इन सबसे अलग सरकार किसानों के लिए पहले से ही बहुत सी योजना चला रही है, जिसका भारतीय राजस्व पर बड़ा भार है। सरकार ने वर्ष 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी रखा है, जिसके लिए सरकार कृषि व्यवस्था में सुधार के कई प्रयास कर रही है। सरकार ने किसानों की सौदा क्षमता को बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का भी लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त सरकार वर्ष 2010-11 से
कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना या NEGPA चला रही है। इसका उद्देश्य ICT के उपयोग के माध्यम से भारत में तेजी से विकास हासिल करना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम की भी शुरुआत की है, जो एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार है और भारतीय किसानों को बिचौलियों से बचाता है। किसान क्रेडिट कार्ड, ऑपरेशन ग्रीन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना जैसी कई योजनाओं का संचालन भी कर रही है। तो MSP की कानूनी गारंटी उसके लिए एक नई समस्या होगी। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। सरकार हरियाणा की PDP योजना या भावांतर भरपाई योजना को मॉडल मानते हुए ऐसी कोई योजना लागू कर सकती है। इसके तहत हरियाणा सरकार MSP और बाजार मूल्य के बीच अंतर के आधार कार्य करती है। यदि अंतर बहुत बड़ा नहीं होता तो सरकार बाजार मूल्य को MSP के करीब लाने के लिए खरीद करती है और बाकी को PDP के माध्यम से कवर करती है। यदि यह अंतर बहुत अधिक होता है तो सरकार केवल PDP करती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश और हरियाणा ने चावल, गेहूं और गन्ने के अलावा भी कुछ फसलों में किसानों को MSP देने की व्यवहार्यता प्रदर्शित की है। इसे भी अपनाया जा सकता है। सरकार APMC आधारभूत ढांचों का विस्तार कर भी किसानों की आय को बाजार जनित प्रभावों से प्रभावित होने से बचा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों तक रोजगार प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार को गांवों में सहकारी स्वामित्व वाली कृषि प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के प्रयास करने होंगे। मनरेगा को लेकर भी सरकार को नए तरीके से विचार करना होगा। इससे कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी घटेगी। सरकार कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा भी दे सकती है। केरल ने इस क्षेत्र में बेहतरीन उदाहरण पेश किया है, जिसे मॉडल माना जा सकता है। कृषि सुधार के लिए सबसे जरूरी यह है कि सरकार टॉप टू डाउन नहीं, डाउन टू टॉप मॉडल अपनाए। इसके लिए सुधार के प्रयास पंचायत के स्तर से करने होंगे। किसानों तक बेहतर बीमा पहुंच, पेंशन योजनाओं की पहुंच बढ़ाकर भी सरकार किसानों की समस्याओं का हल कर सकती है। तो चलिए अपनी चर्चाओं को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, वर्तमान कृषि आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कृषि समस्या का वर्णन करते हुए इसे सुधारने के उपाय सुझाइए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।